आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। उत्प्रेरक के आणविक आधार। उत्प्रेरक के आणविक आधार म्यूटेशन को कहते हैं उत्प्रेरक, और मॉलिक्यूलर बेसिस यानी आणविक आधार किसे कहते हैं। वो कौन से कारण हैं जिनके कारण म्यूटेशन होते हैं और म्यूटेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और म्यूटेशन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, उसके कॉजेज़ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे सजीवों के जेनेटिक मटेरियल, किसी भी लिविंग बीइंग का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें अचानक से कोई चेंजेस आ जाता है और उस चेंजेस की जो है वो कैरेक्टर्स के रूप में एक्सप्रेशन होता है और वो अल्टरनेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर परमानेंटली अगर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सर्वाइव करता है तो इस प्रकार का जो चेंजेस होता है उसे म्यूटेशन के कारण होता है। जैसे सजीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ में अचानक आए परिवर्तन जो कि लक्षणों की अभिव्यक्ति को आगामी पीढ़ी में स्थायी रूप से प्रभावित करता है, उसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। सर्वप्रथम जो है म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल दिया था वो राइट ने उदाहरण जो देखा था, राइट ने 1791 में सबसे पहले उन्होंने लैम्ब में इस तरह के परिवर्तन को देखा, उत्परिवर्तन की घटना को देखा। उसके बाद ह्यूगो डी प्रीज जो 1901 में सबसे पहले म्यूटेशन का शब्द का इन्होंने यूज़ किया। म्यूटेशन जो है वो किसी भी जो लिविंग बीइंग्स होता है उसकी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं सेल्स के अंदर होने वाले चेंजेस एक जनरेशन तक ही शो होते हैं। तो जो हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल्स है, उन सोमेटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन हुआ है तो वो हमें केवल एक पीढ़ी तक ही दिखाई देता है, वो आगे की और जनरेशन के अंदर नहीं जाता है। जबकि अगर जर्म सेल्स जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उसके अंदर अगर म्यूटेशंस हो जाता है तो अब उसके अंदर जो म्यूटेशन होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी तक तो जनरेशन चेंज जो परिवर्तन होगा वो जनरेशन टू जनरेशन आगे से आगे वो उत्परिवर्तन हमें परिवर्तन के कारण हुए लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो म्यूटेशन है वो 2 टाइप्स की सेल्स के अंदर होता है, एक सोमेटिक सेल्स और दूसरी जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स में होने वाला जो म्यूटेशन है वो उसके लक्षण है वो हमें एक ही पीढ़ी तक दिखाई देते हैं, जबकि जर्म सेल में होने वाले जो म्यूटेशन है वो हमें पीढ़ी से पीढ़ी देखने में आते हैं। इसी तरह जो मॉर्गन है 1910 में इन्होंने एक्स रेज में जो कि ड्रोसोफिला के अंदर में म्यूटेशन की स्टडी की थी एक्स रेज के द्वारा, और इन्होंने 1929 में लगभग आरबेक और रॉबसन ने जो म्यूटेशन की खोज की थी। ये म्यूटेजेनिक एजेंट्स होते हैं, वो कौन से उत्परिवर्तिक कारक हैं जिसके कारण म्यूटेशन की घटना संपन्न होती है। जैसे उत्परिवर्तन किन कारणों से होता है, तो जैसे मस्टर्ड गैस है या कॉल्चिसिन है, एजिडोरोटेल्स है, नाइट्रोसोअमीन्स है, इसके कारण है म्यूटेशन अकर हो सकता है। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो म्यूटेशन का यूज़ किया था वो 1929 के अंदर 1929 में इसका यूज़ है। वो प्लांट ब्रीडिंग यानी पौधों के अंदर उसके अंदर प्लांट्स के अंदर इसका उत्पादकता के अंदर इसका यूज़ किया जाने लगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे HbA, ये एक प्रकार का होमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसके अंदर 140 अमीनो एसिड्स अल्फ़ा और बीटा चेन्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स की जो RBC होती है उसके अंदर एबनॉर्मल कंडीशन जैसे हेटेरोजाइगोट्स कंडीशंस हो जाने पर सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह जो होमोलोगस कंडीशन होती है जीन्स की, उसके अंदर ये डेथ हो जाती है उस कंडीशंस के अंदर। HbS में जो ग्लूटामिक एसिड्स के स्थान पर यहाँ पर वालिन का फॉर्मेशन होने लगता है। इस प्रकार
ग्लूटामिक एसिड का जो कोड है GAA से GUA में परिवर्तित हो जाता है, जो HBS जो है वो HBC में परिवर्तित हो जाती है, और जिसके कारण ग्लूटामिक के स्थान पर वैलिन या लाइसिन बन जाता है। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर बेसिस देखें तो इसके अंदर DNA की जो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंड के अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनके अंदर चेंजेस आ जाता है। अगर हम इस मॉलिक्यूलर बेस में देखें तो म्यूटेशन का अर्थ जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है या तो DNA या RNA की जो यूनिट्स होती हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स की जो बेस पेयर्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जैसे इसके शार्स के अंदर डिलीशन होना, निवेशन होना या पुनः होना, और इसके अंदर प्रतिलोमन एक्सेट्रा क्रियाएं हो जाती है, जिसके कारण क्षार का जो क्रम है वो चेंजेस हो जाता है। लेकिन इसमें जो टूटे हुए जो सेगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो इसके अंदर या जो बेस के सेगमेंट्स होते हैं वो इसमें वापस रीअरेंज हो जाते, रिजुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट होता है उसमें DNA जो पार्ट है वो टूटता नहीं है, और ये इस प्रकार जो पुनः प्रतिस्थापन की जो प्रक्रिया होती है दो टाइप की होती है। पहला होता है वो ट्रांजिशन, इसमें जो है एक क्षार का जो स्थान है वो दूसरा क्षार उसका स्थान लेना था, यानी कि ये जो स्थानांतरण होता है, ये परिवर्तन होता है, वो एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरी प्यूरिन इसके अंदर ऐड हो जाती है। इसी तरह जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन कहते हैं, जिसके अंदर प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडिन्स के अंदर ऐड हो जाती है। ये दो प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहला टाइप का जो है वो है क्षार सदृश संयोजन, यानी इन कंपेरिजन ऑफ बेस एनालोगस, यानी इसमें थाइमिन के स्थान पर 5 ब्रोमोयूरेसिल क्षार एडेनिन के साथ पेयर बना लेता है, और ये हाइड्रोजन को त्याग कर एडेनिन के स्थान पर ग्वानिन के साथ पेयर बना लेता है। इस प्रकार का म्यूटेशन इसके अंदर पाया जाता है। सेकंड टाइप का जो ट्रांसवर्जन जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड्स के जो प्रिकर्सर्स होते हैं उसके संश्लेषण के अंदर ये बाधा या इनहिबिशंस का कार्य करता है। जैसे एजासिरीन है और यूरेथाइमीन है, ये म्यूटेजेंस है जो प्यूरिन तथा पायरिमिडिन क्षारकों के सिंथेसिस के अंदर सिंथेसिस की प्रक्रिया को स्टॉप कर देता है, और स्वयं का एल्केलाइटिंग एजेंट्स के रूप में काम करता है। इस एजेंट्स में एल्केलाइक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे डाई इथाइल सल्फेट और डाई मिथाइल सल्फेट। जैसे न्यूक्लिक एसिड के जो फास्फेट्स ग्रुप होते हैं वह इसके जो बेस होते हैं उसका एल्केलाइजेशन कर देते हैं, और उसके अंदर जो है शुगर और जो है फॉस्फेट का ट्राई एस्टर बॉन्ड का ये हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। इस प्रकार ये म्यूटेशंस DNA और RNA की प्रक्रिया के अंदर होने थे। इसी तरह जो नाइट्रस एसिड्स में जो बेसिस होते हैं, जैसे ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन का है, वो डीएमिनेशन कर देते हैं। इसी तरह जो है ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसके अंदर ट्रिपल कोड में से किसी एक बेस की जो है वो कमी या एक्स्ट्रा बेस के जुड़ जाने के कारण DNA की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे और सप्लाई नहीं हो पाती है, उसके प्रेक्षण में या उसके ट्रांसमिशंस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इस तरह से ये म्यूटेशन जो है हार्मफुल म्यूटेशन की ओर इंडिकेशंस करते हैं। इसी की जो जनरल सिम्टम्स इस लिविंग बीइंग के अंदर हमें दिखाई दे रहे थे वो हमें दिखाई नहीं देते। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर म्यूटेशन के प्रकार दो प्रकार के म्यूटेशन होते हैं। सबसे पहला स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी स्वतः या प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पर होने वाले म्यूटेशन। उसमें क्या होता है, उसमें पहला होता है इसमें DNA रेप्लिकेशन में जो एरर्स होती है उसके कारण होता है, और दूसरा है प्राकृतिक रूप से ये उत्पन्न म्यूटेशन, उसको भी इसी के अंदर इसका एग्जांपल देखें तो आइनोथोरा प्लांट्स की जो लंबाई होती है, और दूसरा एग्जांपल है इसके अंदर जो कैंसर और एनीमिया डिजीज़ जो होती है वो म्यूटेशन के कारण ही होने वाली डिजीज़ है।
इसी तरह यहाँ पर दूसरा जो म्यूटेशन का टाइप है उसमें प्रेरित या इंड्यूस म्यूटेशन उसको हम कहते हैं। ये जो म्यूटेशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा या बाह्य कारकों द्वारा इंड्यूस होते हैं, अभी प्रेरित होते हैं, और इसके अंदर जो कॉजेज़ होते हैं वो चाहे फिज़िकल और केमिकल कारण से इन म्यूटेशन का हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और लिविंग बीइंग के अंदर आर्टिफिशियल रूप से उत्पन्न इन म्यूटेशंस को इंड्यूस या प्रेरित किया जा सकता है। इन उत्परिवर्तन करने वाले कारकों को हम म्यूटेजेंस या उत्परिवर्तक कहते हैं। और इस प्रकार की जो म्यूटेशन उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उन्हें म्यूटेजेनिक प्रॉपर्टीज़, उन कारकों की जो क्षमता होती है उसको हम म्यूटेजेनिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, उनके गुण कहते हैं। जैसे उनमें प्लांट्स के अंदर इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले है फिज़िकल म्यूटेशन और दूसरा है केमिकल टाइप के म्यूटेशन। में फिज़िकल म्यूटेशन में देखें कि जो भौतिक म्यूटेशन कौन कौन से होते हैं, किस किस कारणों से उत्पन्न होते हैं और उसके कारण कौन कौन से, जैसे यूवी रेज़ है, एक्स रेज़ है, कॉस्मिक रेज़ है, और या गामा रेज़ है, आइसोटॉप्स C14, H5, S35 और गामा गार्डनर, जैसे फर्स्ट इंडिया का जो कोलकाता के बोस गार्डन जो डेवलप किए गए हैं। रेडिएशन से रिलेटेड प्लांट्स के अंदर इफ़ेक्ट और उनके कारण रेडिएशन के अंदर प्लांट्स के अंदर चेंजेस होने वाले इस तरह के उद्यानों का विकास किया गया है, जो कि भौतिक म्यूटेशन के उदाहरण है। जिसमें पहला आता है गामा गार्डन्स इसका ये पहला इंडिया का जो गार्डन है वह कोलकाता के बोस अनुसंधान में इस्टेब्लिश किया गया है और इसको लगभग 1959 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर प्लांट्स को उसकी रेडियो एक्टिव रेंज के अकॉर्डिंग अरेंज करके और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें इसके अंदर बनाई जाती है। लगभग 12-12 फीट तक की दीवारें बनाकर प्लांट्स को उसके अंदर अरेंज किया जाता है और उन्हें रेज़ प्रदान की जाती है, जिससे ये रेज़ जो होती है वो प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस करती है और म्यूटेशन के कारण प्लांट्स के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो म्यूटेशन है वो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 की रेडिएशंस के द्वारा प्लांट को ट्रीटमेंट इसके द्वारा किया जाता है। इसी तरह जो केमिकल्स म्यूटेशन है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है केमिकल म्यूटेशन में, जैसे कॉल्चिसिन है, मस्टर्ड गैस है, और इस प्रकार ये म्यूटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इस प्रकार म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल और डेंजरस दोनों, मतलब हार्मफुल और हेल्दी दोनों ही होते हैं। म्यूटेशन के द्वारा जो भी जेनेटिकली डिजीज़ होती है उनको दूर किया जा सकता है, और जो म्यूटेशन के द्वारा जो जेनेटिकली डिजीज़ जो होती है उनको स्टॉप भी किया जा सकता है। इस तरह जो है म्यूटेशन को ये नेचर में भी पाए जा सकते हैं और इनको प्रेरित भी किया जा सकता है।